आज की जो कहानी है वो डॉक्टर संगीता झा की द्वारा लिखी हुई कहानी है। मैं कुंती नहीं। चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। मैं वसुधा एक भरे पूरे परिवार में बचपन से रहती थी। घर की जरूरतें खेती और एक फर्टिलाइजर की शॉप से पूरी होती थी। घर पर बाबूजी, माँ, दादा दादी, चाचा चाची और हम सब बच्चे साथ रहते थे। हम 3 बहनें और चाचा के 4 बेटे थे, लेकिन हम सातों सगे भाई बहनों की तरह ही रहते थे। इसलिए अम्मा को कभी ये लगा ही नहीं कि उनके हिस्से बेटियों और चाची ने बेटों की माँ बन बाजी मार ली है। चाचा चाची की चहेती हमें बहनें बहनें ही थी और घर में हम तीनों का ही राज था। चाचा के 4 बेटे थे, बेटी की चाहत में ही हुए थे। घर में सब कुछ था, लेकिन दादी के कटाक्ष जो यदा कदा माँ को किया करती थी कि उन्हें कोई बेटा जना नहीं। लेकिन चाची नेहले पे धैर्य मारती, बेटे जन्म के मैंने कौन सा तीर मार लिया। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, मेरा तो सारा काम मेरी बेटियां ही करती हैं। पढ़ाई में देखो नंबर 1। ऐसा कह चाची हमेशा दादी का मुंह बंद कर देती। हालांकि चाची को पूतों वाली होने की वजह से दादी की प्यारी बहू होना था, लेकिन जानबूझकर वो कैंची की तरह जुबान चलाती ताकि दादी माँ को बेटियों का ताना भी ना दे और माँ उनकी प्यारी बहू भी बन जाए। पूरे गांव में हमारे घर की मिसाल दी जाती थी। हम तीनों बहनें गांव के स्कूल में मन लगाकर पढ़ती। सबका सपना था गांव से मिडिल स्कूल पास कर पास के शहर में बड़े स्कूल और कॉलेज में पढ़ने का। वही सारे भाई स्कूल जाने से कतराते, यदा कदा जाते उसमें भी कुछ खुरापात कराते। आए दिन पापा उन्हें चाचा की मार से बचाते। वैसे घर में उनका व्यवहार हम बहनों से अच्छा था। क्या मजाल कोई लड़का हमें आंख उठाकर देख ले, उसकी हड्डी पसली एक करके करने पे आमदा हो जाते। एक बार हम सब में सबसे छोटी बहन टुन्नी ने अपना क्लास के लड़के से साइकिल में लिफ्ट ले ली। उसके पैरों में दर्द था और लड़का घर के पास ही रहता था। उसके थोबड़े और साइकिल की जो हालत हुई वो पहचानना ही मुश्किल था। गांव में हल्ला हुआ सो अलग। पापा गांव के सरपंच थे, इससे उस लड़की की नई साइकिल और 2 जोड़ी कपड़े दिला मामला रफा दफा किया। दादी हम तीनों बहनों को कभी रामायण तो कभी महाभारत की कहानियां सुनाती। रामायण तक तो ठीक था, पर जब महाभारत में बताती कि धृतराष्ट्र पांडु और विदुर के पिता राजा विचित्रवीर्य थे, लेकिन असली पिता थे वेद व्यास ऋषि। मुझे ये चक्कर पहले समझ ही नहीं आता था। ये असली पिता क्या होता है। दादी बड़े प्यार से बताती कि जब वेद व्यास अंबिका के पास सहचर्य के लिए आए तो उन्होंने डर के मारे आंखें बंद कर ली, इसलिए धृतराष्ट्र जन्मे थे और अंधे हुए। ठीक उसी तरह जब ऋषि विचित्रवीर्य की दूसरी पत्नी अंबालिका के पास गए तो बेचारी डर के मारे पीली पड़ गई, इसलिए पांडु को बचपन से ही पीलिया रोग था। फिर जब वेद व्यास जी तीसरी बार बुलाया गया तो ना अंबिका गई और ना ही अंबालिका। उन्होंने अपनी दासी परिसरमी को भेज दिया। बेचारी दासी ऋषि को देख भक्ति भाव में लीन हो गई और संत विदुर पैदा हुए। मैंने एक दिन दादी से पूछा, हमारे असली पिता कौन है? दादी ने कहा, नरेंद्र। मेरा जवाब था, पापा का नाम तो मालूम है, लेकिन असली पिता। मुझ बेचारी को तब मालूम ही नहीं था कि पिता और पापा एक ही होते हैं। दादी फिर चिल्लाई, तुम्हारे पापा पिता और असली पिता नरेंद्र ही हैं। मैंने फिर से पूछा, आपने माँ के साहचर्य के लिए किसी को नहीं बुलाया? दादी तो क्रोध से कांपने लगी। उधर अम्मा और चाची का हंस हंस कर बुरा हाल था। उसके बाद दादी ने कुछ समय कोई कहानी नहीं बताई, पर मेरी जिज्ञासु बुद्धि ने पिता और असली पिता डोलने लगे। उसके बाद स्कूल में अपने एक स्टाइलिश इंग्लिश बोलने वाली फ्रेंड से अपनी इस परेशानी का समाधान मांगा। उसका जवाब बड़ा सरल था, स्टूपिड। असली पिता मीन्स बायोलॉजिकल फादर, जिसके स्पर्म से बच्चे का जन्म होता है। काश मेरी जिज्ञासा यही खत्म हो जाती।
मैं अपने बायोलॉजिकल फादर को ढूंढने लगी। जब अपनी सारी जिज्ञासाएं दोस्तों से पूछे जाने लगी, तो दादी को लगा कि महाभारत आगे बताई जा सकती है। उन्होंने फिर कुंती और उनके पुत्रों की उत्पत्ति की कहानी बताई। मैं तो बायोलॉजी की स्टूडेंट थी और भविष्य में डॉक्टर बनने का सपना भी देखती थी। खेती में ट्रैक्टर ट्यूबवेल आ जाने से और फर्टिलाइजर की दुकान से भी अच्छा मुनाफा होने से घर पर पैसों की कोई कमी भी न थी। चाचा ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा सपना जरूर पूरा करेंगे। स्कूल में ही बॉटनी में पहले फूलों का पॉलिनेशन, फिर जूलॉजी में कॉकरोच मेढक का प्रजनन पढ़ाया गया। पढ़ा शुक्राणु और ओवम का मिलन, साथ ही पढ़ा लड़कियों में XX और लड़कों में XY क्रोमोसोम होते हैं। इसमें Y क्रोमोसोम पिता से ही आता है। फिर एक गुस्सा हलचल दिमाग में, जब Y क्रोमोसोम पिता से आता है तो दादी जैसी औरतें महिलाओं को ही क्यों जिम्मेदार ठहराती हैं, बेटा ना होने का ताना देती हैं। उसी हाई स्कूल के दौरान हम तीनों बहनें, माँ और चाची यानी दादी माइनस घर की लेडीज गैंग सांप सीढ़ी खेल रहे थे। अचानक मैंने कहा, शादी की क्या जरूरत है बच्चे पैदा करने के लिए? सिर्फ स्पर्म यानी शुक्राणु की जरूरत है। ओवम तो हम सबके पास है। आराधना करने पर सूर्य, पवन, इंद्र सभी अपना स्पर्म दे देते हैं। दादी ने बताया था ना कि पांडवों के बारे में। माँ और चाची के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्होंने मुझे जोर से डांटा। चाची ने कहा, वो देवताओं की बात है, हम थोड़ी ना कोई उनकी बराबरी कर सकते हैं। तुम तीनों अच्छी तरह से पढ़ाई करो बस। मेरे मन में प्रश्नों के अंबार थे जो कभी थमने का नाम ही नहीं लेते थे। माँ मुझे कहीं ले जाने से भी डरती थी कि फिर से मैं वहां कोई शुक्राणु ओम या XY ना करने लगूं। मैं सोचती कि वो जमाना कितना एडवांस था, अपनी बहू को दोष ना दे। सासें खुद अपनी बहुओं के लिए शुक्राणु दाता का इंतजाम करती थी। औरतों को आजादी थी कि ईश्वर की तपस्या कर उनका शुक्राणु ही मांग लें। द्रौपदी के 5 पति थे और 5 पति से बच्चे, और आज अपने पति को छोड़कर कोई स्त्री अपने ऑफिस में किसी पुरुष कलीग से दोस्ती भी करे तो उल्टा, रंडी और ना जाने क्या क्या। अगर मन में इतने सारे प्रश्न हो तो आप उसी में उलझे रहते हैं। इसलिए जितना फोकस की मेडिकल में दाखिला पाने के लिए जरूरत थी वो मुझमें नहीं था। डॉक्टर बनने का सपना तो पूरा नहीं हुआ, पर मैंने अच्छे नंबरों से BSc जरूर पास कर ली थी। चाची के एक भाई इंदौर शहर में बिजनेस करते थे। हम बहनें चाची के साथ 2-3 बार उनके घर गए थे। वही अनिमेष के घर वालों ने मुझे देखा और पसंद कर लिया। मैं तो हमेशा की तरह जिज्ञासु थी। डिक्शनरी में अनिमेष का अर्थ ढूंढा तो पाया जो पलक न झपकाए, और इसके अलावा सर्प का भी एक नाम अनिमेष है। बाप रे, ये कहीं सांप ना निकल जाए। घर में किसी को इतनी समझ नहीं थी कि अपनी ये बात कह पाती। उन्हें तो राम प्रसाद, श्यामल लाल जैसे नामों के बीच अनिमेष तो परी कथाओं सा नाम था। चाची ने पूछा, खुश हो तो ना वसु? इतने बड़े शहर इंदौर में रहोगी, भाई के घर भी आना जाना लगा रहेगा। मुझे पसंद भी अनिमेष के घर वालों ने किया था। तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे अनिमेष। बड़े दोनों भाइयों के 2-2 बेटे थे। केवल अनिमेष ही कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। माँ की दोनों भाइयों की साझा राइस मिल थी, इसलिए घर का माहौल भी बिजनेसमैन वालों की तरह ही था। अनिमेष के पिता लोग भी 4 भाई थे और अब सबकी अलग अलग राइस मिल थी। उनका घर पूतों वाली हवेली कहलाता था, क्योंकि अभी तक उनके यहाँ बेटी ने जन्म ही नहीं लिया था, या शायद जन्म ही नहीं लेने दिया होगा। गांव में पली बड़ी होने के बाद भी मुझे सब बड़ा अजीब लग रहा था कि इंदौर जैसे शहर में भी लड़का लड़की को देखना नहीं चाहता। जॉइंट फैमिली, घर की औरतें ही लड़की पसंद करती हैं।
उसके बाद इस बात का घमंड कि आज तक उनके खानदान में लड़की का जन्म ही नहीं हुआ है। मन ही मन सोचा, इनके यहाँ के पुरुषों के वाई क्रोमोसोम भी चाचा की तरह काफी स्ट्रांग है। मुझ वसुधा को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कई बार चाची से मिन्नतें की कि चाची, जब अनिमेष मुझे मिलने के उत्सुक ही नहीं है तो ये शादी क्यों? मैं गांव में पली बड़ी जरूर थी, लेकिन सपने बड़े बड़े थे। कभी भी चाचा चाची की वजह से महसूस ही नहीं हुआ कि लड़की होना भी सांप है और पूतों वाली का खिताब भी कोई चीज है। हर नवरात्रि में हमारे पांव पूजे गए और हमें खिलाने के बाद ही सबने खाना खाया। भाई कितने भी आवारा रहे हो, लेकिन हमेशा हमारी लाठी बने रहे। लेकिन घर वालों को इंदौर, प्रोफेसर और राइस मिल, ये सारे दुनियावी शब्द बड़े प्रभावित कर रहे थे। मेरे पीछे और दो बहनें थी जो माँ के साथ रसोई में ही ज्यादा खुश रहती थी। बहनें भी खुशी की हर महीने बड़ी बहन से मिलने आएंगी और इंदौर के मजे उठाएंगी। मैं 23 बरस और अनिमेष 35 के थे। घर वालों को ये 12 साल का उम्र का फासला भी नहीं दिख रहा था। दादी ने कहा, मेरे और तेरे दादा में 20 साल का अंतर है, देखती नहीं है? अभी भी दादाजी कितने हट्टे कट्टे हैं और मैं बूढ़ी हो चली हूँ। अरे वसु, आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। माँ ने भी अपने और पिताजी के बीच ठीक 12 साल का अंतर होने की बात की यहाँ पे टाल मटोल कर रही थी। और वहां से चाचा जी के भाई रोज फोन कर रहे थे, लड़के वालों को जल्दी है, कहीं लड़का हाथ से निकल ना जाए। मैं किस मुंह से कहती कि मुझे पति के रूप में दोस्त और प्रेमी चाहिए। मेरे सपनों की इस तरह हत्या ना करें। चाची शादी की तारीख तय होने के बाद मुझे रोज शुक्राणु और ओम के मिलन की प्रक्रिया धीमे धीमे समझाने लगी। मैं डर गई और मैंने चिल्लाकर पूछा, बाप रे बाप, क्या वो रेप करेगा? चाची हंसी और कहा, शादी के बाद स्त्री पुरुष के संबंधों को प्रेम कहते हैं बेटा। जो जबरदस्ती तुमसे संबंध बनाए उसे रेप कहते हैं। मैं सन्न रह गई। वाह, गजब की दुनिया है। जिसने ना मुझे आज तक देखा और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश की, वो अगर मुझसे शारीरिक संबंध बनाए तो प्रेम। अब तक बाहर कोई भी लड़के हमारे आगे पीछे भी दिखे तो भाई खून करने पर आमदा होते। ऐसी शादी और फिर उस रात की कल्पना से डर और घृणा ज्यादा हो गई। बकरे को जिबा होना ही था। लाखों कोशिश के बावजूद मैं इस शादी को रोक ना पाई और पूतों वाली हवेली का एक हिस्सा बन गई। पहली रात कमरे में एक विचित्र सी मुस्कान लिए बड़ी जेठानी आई और एक दूध का गिलास रख गई और कहा, देवर जी को पिला देना, ऑल द बेस्ट। और जीत का अंगूठा दिखाकर चली गई। मैं समझ ही नहीं पाई कि अपना कौमार्य खोने के लिए ऑल द बेस्ट। डरी डरी सी बैठी रही और बैठे बैठे ही पता नहीं कब नींद आ गई। बीच रात में नींद खुली तो पाया अनिमेष जी पास के सोफे में कुड़मुड़ा के सोए हुए थे। उनके लिए रखा गया दूध वैसे ही पड़ा था। दरवाजा अंदर से बंद था। इससे जान में जान आई। दूध जाकर वॉश बेसिन में फेंक दिया। नई दुल्हन के लिए बनाया कमरा और वॉशरूम घूम घूम कर देखा। बाथरूम में लगा हुआ एक छोटा सा कमरा था जिसमें दीवार में चिपकी अलमारी और एक बड़ा सा आईना था। ये सब तो अपने घर में देखा ही नहीं था, इसलिए ना चाची कहती थी बड़े घर की बहू बनने जा रही हो। इतनी जिज्ञासु थी कि पूरी दुनिया का ज्ञान चाहे नॉवल या फिर इंटरनेट से दिमाग में भर लिया था। मेरे लिए घर, कार, पैसों से ज्यादा अहमियत ज्ञान और इंसान की थी। फिर भी इस कमरे के कोने कोने ने दिल छू लिया। आईने में खुद को निहार रही थी कि पीछे से अनिमेष जी आए। पीछे से आती उनकी खुशबू से ही मेरा रोम रोम सुलग गया। उन्होंने बस इतनी सी इजाजत मांगी कि मैं बाथरूम चला जाऊं, तुम्हें जाना तो नहीं है? मैंने बस सर हिला दिया। ये मेरा पति कहिए या प्रीतम से पहला वार्तालाप था।
जिसने मेरी भागीदारी केवल सर हिलाने में तैयार हुई और उसके साथ ही नीचे उतरी। मुझे लगा दोनों जेठानियों की तीखी नजरें जैसे मेरे कपड़ों को ही उतार फेंकेंगी। मैंने शर्म के मारे सर झुका लिया। जैसे ही हम नाश्ते की टेबल पर बैठे, छोटी जेठानी ने मेरी कलाई पकड़ते हुए कहा, उससे पूछा, मजा आया? कैसी गुजरी रात? मैं सर झुकाए बैठी रही तो बड़ी जेठानी ने कहा, अरे शर्माने की जरूरत नहीं है, हम दोनों तुम्हारी बहनें ही हैं। अनिमेष गुर्राए, क्या बकवास लगा रखी है, खाने भी दोगे? दोनों जेठानियां कोरस में चिल्लाई, सॉरी भैया। किसी तरह चुपचाप मैंने नाश्ता किया। अनिमेष ने धीरे से मेरी पीठ थपथपाई और कहा, अरे चिल रहो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने कपड़े बदले और कॉलेज के लिए निकल गए। फिर उनकी भाभियां बिल्ली की तरह चिल्लाई, ये क्या भैया, आज भी कॉलेज? कुछ दिन तो रुक जाते अपनी बीबी के पास। लेकिन अनिमेष तो निकल गए। मैंने भी राहत की सांस ली। बाप रे, रात को शायद थके रहे होंगे, नहीं तो आज दिन में ही मेरा रेप हो जाता। मैंने अभी 22 कंप्लीट भी नहीं किया था, छोटी ही थी। घर में चाची के सिवाय एक गिलास दूध के और कुछ बताया ही था ना। दोनों बहनें मुझसे भी छोटी थी, उन्हें क्या ही पता होगा। वो शायद सोचती हूँ कि सारा सी माँ के पेट से बच्चे रख के जाता है। मुझे चुपचाप देख दोनों जेठानियां मुझे एक कमरे में ले गई और उनका थिएटर रूम था। उन्होंने कमरे को अंदर से बंद कर मुझे एक ऐसी फिल्म दिखाई जिसमें पति पत्नी के अंतरंग संबंध और फोर प्ले जैसी दिखाई जा रही थी। मेरी तो जैसे घिग्गी बध गई और मतली सी होने लगी। मेरे खड़े हुए रोंगटे देखकर दोनों डर गई। उन्होंने सीढ़ी निकाल ली, मुझे प्यार से कहा, पगली, ये सब तो अब जीवन की सच्चाई है। पति पत्नी के बीच जिस्मानी रिश्ता तो होता ही है। हम तो तुम्हारी मदद कर रहे थे। ये सब तो मनी बाबू को तुमको समझाना चाहिए था। अनिमेष को घर में मनी बाबू या मनी चाचा कहकर पुकारते थे। जब शादी हुई तो छोटी ही थी, लेकिन जैसे तैसे समय बीतने लगा, सब कुछ समझ भी आने लगा। एक पुरुष के बगल में रात भर लेटना और उसका मुंह पलट दूसरी तरफ लेट जाना पहले पहले जान बच गई वाला एहसास देता था, लेकिन समय के साथ ये अपने नारीत्व की हार सा लगने लगा। अब घर बैठे बैठे मैंने भी अपने मोबाइल में थोड़ी पॉर्न साइट देखनी शुरू कर दिया। हर रात इंतजार रहता कुछ तो होगा, लेकिन निराशा ही हाथ लगती। सुबह मैं जैसे ही अनिमेष के साथ नीचे उतरती, सासू माँ ऊपर से नीचे ताड़ती कि कहीं मेरा पेट उभर तो नहीं रहा है। एक दिन बीच वाली जेठानी दीपा दी के छोटे बच्चे ने उनसे जिद की कि उसे एक छोटी बहन चाहिए, जैसे उसके दूसरों के पास है। फिर क्या था, सासू ने जोर से चिल्लाई, खबरदार सोनू, जो लड़की का नाम लिया, हमारे यहाँ सिर्फ बेटे ही पैदा होते हैं। अब ये तेरी छोटी चाची तुझे नन्ना सा एक भाई लाकर देगी। उसके बाद तो हर दिन मुझसे फरमाइश की जाने लगी कि बाल गोपाल कब आ रहे हैं। छोटा सोनू रोज आकर मेरा पेट छूता और पूछता, चाची सारस को बोलो ना मुझे बहन चाहिए, प्लीज चाची, मुझे भाई नहीं चाहिए। दोनों बड़ी जेठानी किसी न किसी बहाने कमरे में रात का फसाना या उसके छोड़े निशान देखने आती। उनके मनी बाबू का मेरी ओर आ जाना मुझे मेरी कमी लगने लगा और मैंने ही अपना कौमार्य तोड़ने की ठानी। कभी मैं रात में अपना सर उनकी छाती पर रगड़ देती, उनकी नाइट ड्रेस पर सिंदूर लगा जाती, तो कभी लिपस्टिक लगा उनका गाल चूम लेती, कभी उनका हाथ अपने ब्लाउज के अंदर डाल देती, खुद से ही खुद की चूड़ियां तोड़ लेती। लेकिन मजाल है कि अनिमेष टस से मच हुए हों, लेकिन अपने आप को चुपती नजरों से बचाने के लिए ये जरूरी था। अब अपने मनी बाबू और वसु यानी मुझे देख दोनों जेठानियां मुस्कुराती और खुश होती कि मुझे दी गई सीख काम आ गई। इसके बाद भी अनिमेष उनको तिरछी नजरों से कोई सीख ना लेता। शादी को 1 साल हो चला था। उल्टी सुलटी
सीडी, अश्लील पिक्चर और शोज से, हार्मोनल चेंज से मेरा शरीर, ब्रेस्ट, कमर सभी भर गए थे। मायके और ससुराल में दोनों जगह एक नन्हे-मुन्ने बच्चे का इंतजार था। पूतों वाली कोठी में से पूत की कामना होती थी, जबकि मायके में अम्मा और चाची कहती एक स्वस्थ सुंदर बच्चा हो जाए, लड़का हो या लड़की। चाची हर बार कहती लड़की हो और उन्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे देना, मेरा बेटी का शौक पूरा हो जाएगा। छोटी बहन उनसे कहती हमसे नहीं हुआ शौक आपका पूरा, हम हैं तो आपकी बेटियां। अब तो ससुराल में हाहाकार मच गया था। छोटी बहू यानी मैं बाज करार दी गई। दोनों बहुओं ने साल भर के अंदर ही खानदान को चिराग दे दिए थे। सास ने अपनी एक दोस्त लेडी डॉक्टर से मेरे लिए बात भी कर ली थी। मेरी को घर में बहस या करिए किसी भी बात का इतना ज्वलंत मुद्दा था कि घर के छोटे बच्चे भी पूछते चाची आप बाज हो, आपके बच्चे नहीं हो सकते। मेरे लिए कभी किसी बाबा तो कभी किसी मौलाना को बुलाया जाता। रोज मेरे कमरे में मेरी कोख जागृत करने के लिए जड़ी बूटी के धुएं भरे जाते और मैं खांसते खांसते बेदम। मुझे बार बार दादी की सुनाई आती कुंती की कहानी याद आती। लगा काश मैं कुंती होती। एक दिन तो हद हो गई जब जेठानी ने आकर मुझसे कहा मैं दोनों पैर ऊपर उठा नीचे का हिस्सा खोलो लेट जाओ, एक बाबा वहां आएंगे और टारगेट ऑर्गन पर ही धुआं देंगे, इसका परिणाम 9 महीने में ही आ जाएगा। मैं तो जैसे सब्र का बांध टूट गया था। जरूर एक साधारण किसान के परिवार से, लेकिन इतनी खुददारी तो जरूर थी। मैंने जोर से जेठानी का हाथ झटकाया और दौड़कर ड्राइंग रूम जाकर घर के बड़े और वो ढोंगी बाबा बैठे हुए थे, बिना परिणाम की चिंता किए जो जोर से चिल्लाने लगी, पुत्र आपका पांडु है और विचित्र वीर्य भी, इसके टारगेट ऑर्गन में धुआं लगाकर मंत्र फुकवाइए। मैं कुंती नहीं हूँ, मुझे नहीं आता सूर्य पवन और इंद्र का आह्वान कर पुत्र पैदा करना। मैं कुंती नहीं हूँ। सारा घर अवाक रह गया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मैं वसुधा बार बार चिल्लाई जा रही थी, मैं कुंती नहीं हूँ, मैं कुंती नहीं हूँ। दोस्तों अगर कहानी पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।